हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज उत्तराखंड इतिहास का एक और लेक्चर, जिसे बोलते हैं एक और राजवंश, कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक, इससे पहले हमने बात की थी पौरव राजवंश के बारे में, उससे पहले हमने बात की थी कुनिंद राजवंश के बारे में। ठीक, तो आज जो नया राजवंश है, जो कुनिंदों के बाद, पौरवों के बाद तीसरा बड़ा जो राजवंश है, उसका नाम है कत्यूरी राजवंश। तो देखेंगे हम कत्यूरी राजवंश का इतिहास आज कि कैसा रहता है। सबसे पहले यहाँ पे समझना कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, इसे कत्यूरी वंश भी कहा जाता है। और कत्यूरी वंश, इसे नाम जो दिया वो एक इतिहासकार है हमारे पास 1884 में। ये नाम एटकिंसन के द्वारा दिया जाता है, एटकिंसन। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिमालय गजेटियर्स। इस पुस्तक में सबसे पहले एटकिंसन ने इस कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी नाम दिया। दूसरी चीज़ समझना यहाँ पर, जो एटकिंसन है, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के इतिहास के ऊपर, और उस पुस्तक का नाम है हिमालय गजेटियर्स। और हिमालय गजेटियर्स उत्तराखंड में ऐसी पहली पुस्तक है जो उत्तराखंड के इतिहास की सबसे पहले जानकारी देती है। ठीक है, इससे पहले कोई भी पुस्तक नहीं थी जिसने उत्तराखंड इतिहास की सबसे पहले जानकारी नहीं दी। सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जिसने उत्तराखंड इतिहास की सबसे पहले जानकारी दी? तो उसका नाम है हिमालय गजेटियर्स। और इस हिमालय गजेटियर्स में एटकिंसन ने 1884 में इस कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी नाम दिया, कत्यूरी वंश कहा। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझना, जो कत्यूरी राजवंश है, ये उत्तराखंड का ऐसा राजवंश है जिसे उत्तराखंड इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझना, किस राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहते हैं? तो वो राजवंश आपका कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश है। क्यों इसे उत्तराखंड इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं? क्योंकि इस राजवंश के शासनकाल में, या इस कार्तिकेयपुर राजवंश में या कत्यूरी राजवंश में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का स्थापना होती है। स्थापत्य कला का मतलब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता है इसके शासनकाल में। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर समझना, ये ऐसा राजवंश है जिसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसका वर्णन इतिहास में सबसे पहले किया गया है। तो ऐतिहासिक राजवंश इस कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझना कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कि जब भी हम किसी राजवंश को पढ़ते हैं तो उसका हमारे पास सबसे पहले सोर्स होना चाहिए। तो इस राजवंश को पढ़ने के हमारे पास दो प्रकार के सोर्स हैं। एक सोर्स है आपका अभिलेख और दूसरा सोर्स है आपका जागर और लोक कथाएँ। जागर और लोक कथाएँ। अब यहाँ पे समझना कि इस राजवंश को पढ़ने के हमारे पास दो सोर्स कौन कौन से हैं। एक है अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं जो इस राजवंश की जानकारी देते हैं। दूसरा हमें जागर और लोक कथाएँ, क्योंकि कुमाऊँ में जागर और लोक कथाएँ चलती है, और वो जागर और लोक कथाएँ इस राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। आप अगर इतिहास पढ़ते हो, कहीं पे भी जब सोर्स देखते हैं तो जागर और लोक कथाएँ नहीं लेते हैं सोर्स में। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर सोर्स में जागर और लोक कथाएँ भी सोर्स की जगह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि हमें अभिलेख मिले हैं जो इस राजवंश की जानकारी देते हैं, और इस अभिलेख में जिन राजाओं के नाम है, उन राजाओं के नाम जागर और लोक कथाओं में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस अभिलेख में हमें नाम मिलता है राजा वसंत देव का। ठीक है, राजा ललित सूरदेव का नाम मिलता है। ठीक है, इष्टगण देव का नाम मिलता है, इष्टगण देव। ठीक, ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनका नाम हमें अभिलेख में मिलता है, लेकिन इन राजाओं के नाम हमें जागर और लोक कथाओं में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ही राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे शालीवाहन, अशांति देव। ठीक है, प्रीतम देव, यहाँ पर कुछ और ही राजाओं के नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने ये कहा है कि अभिलेखों के आधार पर
अभिलेखों के आधार पर जिस राजवंश को हम पढ़ते हैं और अभिलेखों के आधार पर जिस राजवंश में हमें जिन राजाओं के नाम मिलते हैं, तो उस राजवंश को कहा गया है यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे समझना, कुमाऊं के बहुत सारे राइटर इस राजवंश के संस्थापक अशांति देव को मानते हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जागर और लोक कथाओं में इसका नाम मिलता है, जबकि इनका नाम नहीं मिलता है। जबकि इस वंश का संस्थापक अगर मैं बोलूं तो उसका नाम है वसंत देव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? वसंत देव। और कुमाऊं के कुछ राइटर इस राजवंश का संस्थापक बोलते हैं अशांति देव, वो भी सही है अपनी जगह। उसके पीछे कारण ये है कि अशांति देव संस्थापक है जागर और लोक कथाओं के आधार पर, क्योंकि इनका नाम यहाँ पर नहीं मिलता है, जबकि ये जो राजा है इनका नाम भी अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीप ना जाके हम सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस राजवंश का संस्थापक कौन है, कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? वसंत देव। और अगर हम अशांति देव को बोलते हैं संस्थापक, तो वो किस आधार पर है? जागर और लोक कथाओं के आधार पर। ठीक, तो हमारे पास एक राइटर है यशवंत सिंह कटोच, वो कहते हैं कि जागर और लोक कथाओं के आधार पर जिस वंश को हम पढ़ते हैं उसे अलग ही नाम देते हैं, उसे बोलते हैं कातीपुर राजवंश। कातीपुर राजवंश। और ये कातीपुर राजवंश कोई और नहीं है, ये इसी राजवंश की उत्तरवर्ती शाखा है। उत्तरवर्ती शाखा का मतलब है कि जब बड़े बड़े राजा इस राजवंश के धराशायी हो गए, तो उसके बाद जो बाद के राजा है उन्हें हम अलग ही राजवंश में पढ़ते हैं, जिसको नाम दिया है कातीपुर राजवंश। जबकि अगर हम टोटल देखते हैं कि ये सारे राजा है वो किस वंश के हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश के। तो हम स्टार्ट करते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में कि इस राजवंश के हमारे पास 2 सोर्स है, लेकिन जो अभिलेखों के आधार पर सोर्स है उस राजवंश को हम पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश। ठीक है, स्रोत। ठीक, कौन कौन से सोर्स है इस राजवंश के? तो एक तो हमें मिला है कंडारा ताम्रपत्र, कंडारा ताम्रपत्र। ठीक है, एक हमें मिला है पांडुकेश्वर में अभिलेख, पांडुकेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर अभिलेख। ठीक है, और एक हमें बालेश्वर मंदिर का दान पत्र मिला है, बालेश्वर मंदिर दान पत्र। तो ये तीनों जो सोर्स हैं इस वंश के राजवंश को जानने के हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कंडारा ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर अभिलेख या फिर बालेश्वर मंदिर दान पत्र। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पांडुकेश्वर अभिलेख किस राजवंश की जानकारी देता है या फिर कंडारा ताम्रपत्र किस राजवंश की जानकारी देता है, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र किस राजवंश की जानकारी देता है, तो उसका आंसर क्या होगा? कत्यूरी राजवंश। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना कि जो कत्यूरी राजवंश के जो अभिलेख मिले हमें, कत्यूरी राजवंश का जो अभिलेख है उसके जो संपादक है, संपादक वो है आपका कीलहार्न, कीलहार्न। ठीक, कत्यूरी राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उसके संपादक कौन है या खोजकर्ता कौन है? कीलहार्न। और इसने इन अभिलेखों को खोजा 1894-95 में। ठीक है, दूसरा, इन अभिलेखों की लिपि क्या थी? लिपि, इन अभिलेखों की जो लिपि है वो है आपका कुटिला लिपि, कुटिला लिपि। कुटिला लिपि का मतलब कुटिल भाषा में लिखी गई है, जो बहुत जटिल भाषा है, बहुत कम समझ आती है। ठीक है, तीसरा आपके यहाँ पे याद रखना कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी इनकी थी कार्तिकेयपुर में, कार्तिकेयपुर। ठीक है, जो कि आपका जोशीमठ में पड़ता था। ठीक है, और दूसरी जो राजधानी थी इनकी, दूसरी राजधानी इनकी जाती है बैजनाथ में, बैजनाथ। और ये बैजनाथ आपका बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी रही है वो परिवर्तनशील रही है। पहले इन्होंने राज किया जोशीमठ के कार्तिकेयपुर में यानी कि गढ़वाल में, बाद में इन्होंने, बाद के जो राजा लोग राज करते हैं वो कुमाऊं में राज करते हैं बैजनाथ में। और
कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का ऐसा पहला राजवंश है जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में राज किया। ठीक है, और जब इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर में रहती है, कत्यूरी में, तो यहाँ पर कुल कार्तिकेयपुर जोशीमठ में यहाँ पर कुल 14 राजाओं ने राज किया। 14 राजाओं ने राज किया जो कि 3 परिवारों में विभाजित थे। 3 परिवारों में विभाजित थे। 14 राजाओं ने कहाँ पर राज किया जब इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ के कार्तिकेयपुर में। ठीक है, इसके बाद आपको वो 14 राजाओं के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन वो 14 राजा थे जिन्होंने कार्तिकेयपुर में 14 राजाओं ने कार्तिकेयपुर में राज किया जो कि कितने परिवारों में विभाजित थे? 3 परिवारों में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रथम परिवार, प्रथम परिवार, ठीक, द्वितीय परिवार, द्वितीय परिवार, और यहाँ पर तीसरा परिवार, तृतीय परिवार। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि तृतीय परिवार के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम परिवार में जिस राजा का नाम सबसे पहले मिलता है उसका नाम है वसंत देव। ठीक, प्रथम परिवार में जिस राजा का नाम सबसे पहले मिलता है उसका नाम है वसंत देव। और इसके बाद का जो राजा बनता है उसका नाम हमें अभिलेखों में नहीं मिलता। वैसा नहीं कि राजा नहीं बना हो, राजा बना हो, लेकिन उसका नाम हमें अभिलेखों में नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे राजा का जो नाम मिलता है यहाँ पर उसका नाम है खरपर देव, खरपर देव। चौथे राजा का नाम हमें इस प्रथम परिवार में मिलता है अधिराज देव, अधिराज देव। ठीक है, पांचवें राजा का नाम हमें इसमें मिलता है त्रिभुवन देव, त्रिभुवन देव। ठीक, अगला जो राजा है जो द्वितीय परिवार का है उसमें प्रथम राजा का नाम मिलता हमें निम्बर देव, निम्बर देव। ठीक है, इसमें द्वितीय परिवार का दूसरा जो राजा बनता है उसका नाम है इष्टगण देव, इष्टगण देव। ठीक, अगला जो राजा है उसका नाम मिलता है हमें ललित सूरदेव, ललित सूरदेव। ठीक, इसके अलावा जो इसमें राजा है उसका नाम है भूदेव। ठीक है, तृतीय परिवार का जो पहला राजा का नाम हमें मिलता है उसका नाम है सलोड़ादित्य, सलोड़ादित्य। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद का राजा है उसका नाम है इच्छड़ देव, इच्छड़ देव। इच्छड़ देव के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है देशट देव, देशट देव। ठीक है, देशट देव के बाद जो अगला राजा है पद्म देव, और पद्म देव के बाद जो अंतिम राजा है सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जब इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर में थी, ठीक है, जोशीमठ में थी, तो यहाँ पर कुल कितने राजाओं ने राज किया? 14 राजाओं ने राज किया। और कितने परिवारों में विभाजित थे? 3 परिवारों में विभाजित थे, जिसमें प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी वीडियो के एग्जाम में कि तृतीय परिवार के संस्थापक कौन है? तो ज़्यादातर जो हमारी बुक है उसमें इसका संस्थापक सलोड़ादित्य दिया है, जबकि जब आयोग वालों ने इसका आंसर दिया तो आयोग वालों ने इसका आंसर क्या दिया? इच्छड़ देव। तो याद रखना, भले ही जो इच्छड़ देव था वो अपने पिता के इस वंश को, तृतीय परिवार को आगे बढ़ाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो इच्छड़ देव है। ठीक, दूसरा द्वितीय परिवार का जो संस्थापक है अगर आपसे पूछे तो उसका नाम क्या है? निम्बर देव है। और प्रथम परिवार का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? बसंत देव है। और इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम भी क्या है? बसंत देव है। ठीक है, और जब इनकी राजधानी जाती है कार्तिकेयपुर से, कार्तिकेयपुर से इनकी राजधानी बैजनाथ जाती है, बैजनाथ। तो यहाँ पर अलग अलग राइटर अलग अलग आंसर देते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर कुछ राइटर बोलते हैं कि जो ये 14वां राजा था सुभिक्ष राजदेव, ये राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाता है, जबकि कुछ राइटर बोलते हैं कि इसका पुत्र जो था नरसिंह देव, इसका पुत्र नरसिंह देव वो राजधानी चेंज करता है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो आंसर आते हैं आपके। कुछ किताबें राजधानी चेंज का आंसर क्या देती है? सुभिक्ष राजदेव, जबकि कुछ किताबें या कुछ राइटर इसका आंसर क्या देती है? नरसिंह देव देती है। तो जो भी हो, राजधानी चेंज की जो भी ऑप्शन में होगा उसका आंसर आप लगाना। ठीक है, दूसरी चीज़, जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश था, कार्तिकेयपुर राजवंश में कुल 5 विषय थे,
5 विषय का मतलब है कुल 5 जिलों में विभाजित था पूरा का पूरा कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि कार्तिकेयपुर में कुल कितने जिले थे, 5 जिले, यानी कि जिलों को इस वंश में विषय बोलते थे, विषय। तो कुल कितने विषय थे, 5 विषय। तो यहाँ पे समझना 5 विषय कौन कौन से थे। ठीक है, एक आपका ये वाला जिला था जिसे नाम दिया गया था कार्तिकेयपुर जिला या कार्तिकेयपुर विषय। एक आपका ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र, इस जिले को नाम दिया टंकणपुर विषय, यानी कि टंकणपुर जिला। ठीक है, जौनसार वाला क्षेत्र जो था ये जिला था आपका ऐसाल विषय, ऐसाल विषय। ठीक है, और ये जो हरिद्वार वाला क्षेत्र था इसको नाम दिया गया मायापुर विषय। ठीक, और 5वां जो जिला था कत्यूरी राजवंश में वो इधर के साइड था अंतरंग विषय। ठीक है, तो कुल कितने जिलों में पूरा कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश बटा था, तो 5 जिलों में 5 विषयों में बटा था, जिसकी राजधानी, इन 5 जिलों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कार्तिकेयपुर जोशीमठ में। दूसरी चीज़, इन कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमें कौन कौन सी और जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले समझना यहाँ पर कि ये ऐसा वंश है जहाँ पर सबसे पहले हमें बेगार प्रथा का बारे में पता चलते हैं। उत्तराखंड में बेगार प्रथा चलती है जिसे कुली बेगार नाम देते हैं बाद में। तो इस बेगार प्रथा का सबसे पहले प्रमाण हमें किस राजवंश में देखने को मिलता है, तो कत्यूरी राजवंश में हमें सबसे पहले बेगार प्रथा का प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि इन कत्यूरी राजवंश में जो आपके जिले थे वो कितने जिले थे, 5 जिले। ठीक है, और इन 5 जिलों में जो राजधानी हुआ करती थी वो कार्तिकेयपुर में हुआ करती थी राजधानी। ठीक, बेगार प्रथा हमें देखने को मिलती है इसमें। दूसरा, हमें इस कत्यूरी राजवंश में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो आपका टैक्स हुआ करता था, और टैक्स जो होता था वो भूमि पर लगता था। ठीक है, भूमि पर टैक्स लिया जाता था कत्यूरी राजवंश में। ठीक, दूसरी चीज़ कि इस भूमि को नापने की यहाँ पर 2 विधियाँ थी। भूमि को नापने की कत्यूरी राजवंश में कितनी विधियाँ थी, 2। एक थी आपकी द्रोणवापन और दूसरी थी आपकी नालीवापन। ठीक है, द्रोणवापन और नालीवापन 2 भूमि मापन की विधियाँ कत्यूरी राजवंश में आपको देखने को मिलती है। ठीक, भूमि दान की प्रथा, राजा लोग भूमि दान करते थे, तो भूमि दान की जो प्रथा हमें सबसे पहले देखने को मिलती है वो भी इसी राजवंश में देखने को मिलती है। और राजा अपने सैनिकों को जो भूमि दान देता था उस भूमि को बोलते थे अग्रहार भूमि। तो यहाँ पे ध्यान देना, अग्रहार भूमि किस राजवंश में राजा लोग दान देते थे, तो वो कौन सा वंश था, कत्यूरी राजवंश। तीसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि हमें सबसे पहले यहाँ पर बेगार प्रथा की नींव देखने को मिलती है कत्यूरी काल में। ठीक है, और भूमि दान की प्रथा भी सबसे पहले हमें उत्तराखंड में इस वंश में देखने को मिलती है। भूमि मापने की 2 विधियां थी, द्रोणवापन और नालीवापन। कत्यूरी राजवंश मात्र शतात्मक राजवंश था, मात्र शतात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता था, महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर सम्मान दिया जाता था। और हमें क्या क्या जानकारी मिली है इस कत्यूरी राजवंश के बारे में, तो यहाँ पे समझना कि जो कत्यूरी राजवंश था इनकी जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी इनकी। ठीक है, दूसरा जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कत्यूरी राजवंश में वो है आपका इनका शासन प्रशासन। तो इनका जो शासन प्रशासन है, जैसे हमने पौरव वंश में पढ़ा था कि जो पौरव वंश का शासन प्रशासन था, तो जैसे ही हम यहाँ पर इनका शासन प्रशासन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनमें जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश था। देश के नीचे क्या था, प्रांत था। प्रांत के नीचे क्या था, जिले थे। जिले के नीचे क्या थे, तहसील थे। तहसील के नीचे यहाँ पर थोक हुआ करते थे। थोक के नीचे आप यहाँ पर ग्राम हुआ करते थे। तो ये था पौरव राजवंश में ये कत्यूरी राजवंश का प्रशासन था भाई। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की कौन सी थी, देश हुआ करती थी। और देश के नीचे प्रांत हुआ करते थे। प्रांत के नीचे आपका जिला हुआ करते थे। जिला के नीचे आपका तहसील हुआ करती थी। तहसील के नीचे थोक हुआ करते थे और थोक के नीचे ग्राम हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर देश को देशी कहा जाता था।
देश को देश कहा जाता था, प्रांत को यहाँ पर भुक्ति कहा जाता था, ठीक है, जिले को यहाँ पर विषय कहा जाता था, तहसील को यहाँ पर कर्मांत कहा जाता था, कर्मांत, और थोक को यहाँ पर खत कहा जाता था, खत। यानी कि जौनसार क्षेत्र में जो ये खत प्रशासनिक इकाई चलती थी उस समय, तो थोक को यहाँ पर खत कहा जाता था और ग्राम को यहाँ पर गांव कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तहसील प्रशासनिक इकाई। ये एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है, कि कत्यूरी राजवंश में तहसील प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझना कि जो यहाँ पर देश होता था, देश का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, ठीक है। भुक्ति का यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी भुक्तिपति होता था, ठीक है। यहाँ पर विषयपति होता था, विषयपति, ठीक। यहाँ पर कर्मपति होता था सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, खत में खत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कत्यूरी राजवंश में सदर सयाना बोलते थे, सदर सयाना, ठीक। और गांव का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, यहाँ पर गांव का सर्वोच्च अधिकारी कत्यूरी राजवंश में महामनुष्य कहते थे उसे, या फिर सयाना कहते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देना, ये कत्यूरी राजवंश का प्रशासन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ये आपको देखना है, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे राजवंश के बारे में। इस राजवंश के बारे में कुछ जानकारी हमें भाई आक्रमण से भी मिलती है, ठीक है। यानी कि बाहर से भी आक्रमण हुआ जब इस राजवंश के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो बाह्य आक्रमण में सबसे पहले जो आक्रमण करता है उसका नाम है अशोकचल, और ये अशोकचल नेपाल का राजा था, नेपाल में मल्ल वंश का राजा था। इसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, और जब आपका कत्यूरी राजवंश चल रहा था तो उस समय अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया? तो हमें दो अभिलेख मिले हैं, एक मिला है गोपेश्वर में, गोपेश्वर अभिलेख या गोपेश्वर त्रिशूल लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिला है हमें, ठीक है, जो कि 1191 का है। और एक हमें बाड़ाहाट उत्तरकाशी में एक अभिलेख मिला है जो कि 1209 का है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट अभिलेख किस राजा का है, किस राजा के बारे में जानकारी देता है? तो है आपका अशोकचल, जो कि नेपाल से आया था और उसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। और उस समय कौन सा वंश चल रहा था यहाँ पर? कत्यूरी राजवंश, ठीक है। दूसरा बाह्य आक्रमण में एक और राजा नेपाल से आता है जिसका नाम है क्राचल देव। क्राचल देव ने भी उत्तराखंड पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बालेश्वर मंदिर दान पत्र से मिलती है। बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में है, ठीक है, वहाँ से हमें एक दान पत्र मिला है जो कि ये जानकारी देता है कि क्राचल देव ने भी उत्तराखंड में आक्रमण किया। और ये क्राचल देव कब आक्रमण करता है? तो ये क्राचल देव जब आक्रमण करता है तो उसमें उस अभिलेख या उस ताम्रपत्र में लिखा है 1223, ठीक है। तो 1223 में इसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। तो ये दो ऐसे राजा हैं नेपाल के जिन्होंने कत्यूरी काल में उत्तराखंड पर आक्रमण किया, ठीक। दूसरा इस वंश के बारे में हमें कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर जो है, सूर्य मंदिर, ठीक, जो कि राजा कटारमल ने बनाया, तो ये भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। राजा कटारमल इस कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का एक राजा था जिसने अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर बनाया, ठीक है। दूसरा हमें क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ से? एक राजा था प्रीतम देव, और ये जो प्रीतम देव था इसे राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा भी कहते हैं। और इस प्रीतम देव ने पिथौरागढ़ शहर को बसाया, ठीक है। एक बार पटवारी में 2016 में जो पेपर हुआ था पटवारी का, वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पिथौरागढ़ शहर को किस राजा ने बसाया, राय पिथौरा या प्रीतम देव? और ये किस वंश का था? कत्यूरी राजवंश का। और इसी प्रीतम देव की पत्नी थी जिया रानी। और ये जो जिया रानी है, ये इसे कुमाऊं की
कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहते हैं लक्ष्मीबाई? क्योंकि जिया रानी ने तुर्क शक्ति के साथ एक युद्ध लड़ा, ठीक है। जिया रानी ने तुर्क शक्ति के साथ एक युद्ध लड़ा 1398 या फिर 1418। तो अलग अलग राइटर अलग अलग आंसर देते हैं। 1398 या 1418 में एक युद्ध होता है, ठीक है। कहाँ पर? रानी बाग में। रानी बाग यानी कि नैनीताल में युद्ध होता है, जिसे रानी बाग का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध तुर्क शक्ति के साथ किसने लड़ा? जिया रानी ने। और उत्तराखंड में पहली ऐसी महिला है जिया रानी जिसने सबसे पहले ये युद्ध लड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी जिसने बहादुरी से तुर्क शक्ति के साथ उनका सामना किया है। इसलिए उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना भी कहते हैं इसे, उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना अगर आपसे पूछे, या कुमाऊं की लक्ष्मीबाई अगर आपसे पूछे, जिया रानी है। किसकी पत्नी थी ये? प्रीतम देव की। प्रीतम देव कौन था? इस कत्यूरी राजवंश का एक राजा था, ठीक है। जिया रानी के मूल नाम मौला देवी है, मौला देवी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मौला देवी इसका मूल नाम है जिया रानी का, ठीक। दूसरा इसका उपनाम जो है, जिया रानी का उपनाम है पिंगला और प्यालो। पिंगला और प्यालो इसका उपनाम है, ठीक। बाकी हमें जानकारी क्या मिलती है इस राजवंश के बारे में? इस राजवंश का जो अंतिम राजा है, इस राजवंश का अंतिम राजा अगर आपसे पूछे तो उसका नाम है ब्रह्मदेव, ठीक है। इस कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा वसंत देव, इस कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव, और इस कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा ब्रह्मदेव है, जिसने चंपावत में सुई का किला भी बनाया, सुई का किला भी बनाया, ठीक। तो ये सारी जानकारी आज हमने जो इतिहास पढ़ा, आज हमने कत्यूरी राजवंश का इतिहास, तो ये सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है जो इस कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास के पंवार राजवंश या चंद राजवंश के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।